आप सबको ये बात पता है कि फ़िलहाल मैं पावना सिटी में हूँ। सुशांत यहाँ आना चाहता था, वो नहीं आ पाया। अनफॉर्च्युनेटली वो नहीं आ पाया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद मुझे बताना चाहता है। 1 साल पहले जब मेरे ऊपर 7 फरवरी को जो हादसा हुआ, उसके बाद जो अटैक हुआ मेरे ऊपर, उसके बाद जिस तरह से बातें हुई मेरे साथ कि मुझे कुपर लेके गया, मुंबई पुलिस किस तरह से ट्रीट कर रही थी। ये सुशांत के जाने के बाद उसके साथ वैसा हुआ, वो सारी चीज़ें, कुपर ही क्यों ले गया, क्यों मुंबई पुलिस इस तरह से बातें करती है, क्यों मुंबई पुलिस किस तरह से ट्रीट करती है, क्या उनकी वो चीज़ें होती है, क्या वो करती है हॉस्पिटल में जाने के बाद। ये सब चीज़ें जो मुझे पता चली, ये खुद मेरे साथ हुआ तो मुझे पता चली, तो मुझे लगा शायद ये कुछ बताना चाह रहा होगा। आज मैं जब पावना आया, पावना आने के बाद, मतलब आज नहीं, काफ़ी 15-20 दिन हो रहे शायद। तो जब मैं आया पावना, तो यहाँ आने के बाद मुझे वो रिकॉर्डिंग पता चली जो रिया चक्रवर्ती ने रिकॉर्ड की थी, जो सुशांत के लिए, सुशांत के साथ में। तो उसमें था कि वो पावना जाना चाहता है, उसको रिया पावना सेट करना चाहती है और पावना में वो फार्म वगैरह खोलना चाहता है और ये सब चीज़ें हुई। तो मुझे यहाँ आने के बाद वो रिकॉर्डिंग पता चली कि मतलब सुनी थी मैंने रिकॉर्डिंग, लेकिन पावना सिटी स्पेशली मुझे लगा पावना में कैसे आ गए। तो ये सब चीज़ें यहाँ आने के बाद वो चीज़ें मैं फार्म वगैरह देख रहा हूँ और ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि शायद वो कुछ बताना चाह रहा है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ आके भी ऐसे ऑटोमेटिकली ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें आई कि वो आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप वो जानते हो जो सुशांत के जाने के बाद उसके साथ जिन लोगों ने सपोर्ट किया या जिन लोगों ने अलग बोला है, क्या हुआ ये आप जानते हो। सुशांत जब जिंदा था तब उसके साथ क्या किया किसने, ये आप नहीं जानते। आज संजना संघवी एक पोस्ट करती है, उसको सुशांत के फैन लाइक करते हैं। सच्चाई क्या है, वो मीटू का एलिगेशन उसने क्यों लगाया? आपको लगता है मीटू जैसी हरकत सुशांत कर सकता है? वो तो हैंडसम था, वैसे हाथ शाहरुख की तरह हाथ फैला दे तो शाहरुख से ज़्यादा 10 लड़कियां उसके, 10 हज़ारों लड़कियां उसके पास आ जाए। तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो कभी ऐसे अफेयर्स, एक्स्ट्रा अफेयर, अननेचुरल, मतलब ये नहीं करता था। लेकिन उसको क्या ज़रूरत थी भाई मीटू गिट्टू करने की? लेकिन मीटू का एलिगेशन लगाया और वो लगाने के बाद उसने वापस नहीं लिया। जब बार बार उसको बोला कि प्लीज़ वो क्लैरिफिकेशन दे दो मीडिया में, फिर भी वो नहीं किया और काफ़ी दिन बाद किया। ऐसे ही मैं आज आपके सामने बात करूंगा कि सुशांत के जाने के बाद ये जो बीजेपी सरकार आई, क्योंकि मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं किसी का चमचा नहीं। आज भी मैं ये बोलता हूँ दिल से कि वाकई में हमारे देश के लिए बीजेपी से अच्छी गवर्नमेंट नहीं है, ये सच है। लेकिन ये इसलिए सच है क्योंकि बाकी की बहुत ही ज़्यादा बेकार गवर्नमेंट है। क्योंकि कांग्रेस तो देख ही लिया, कांग्रेस तो देश को बेच के खा जाएगी। शिवसेना का क्या हाल है वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मुझे नहीं लगता बीजेपी से बेटर कोई है, लेकिन बीजेपी की सच्चाई क्या है वो भी बता दो, क्योंकि मैं बीजेपी का भी चमचा नहीं हुआ प्लीज़। मैं भारत का नागरिक हूँ, सुशांत का फ्रेंड हूँ और बॉलीवुड का कोरियोग्राफर हूँ, जो अभी फिलहाल काम नहीं है, तो भूखा प्यासा घूम रहा हूँ जंगल में। ये बात सच है जो भी है, लेकिन सच्चाई ये है बीजेपी। केदारनाथ फिल्म आने के बाद ये बीजेपी वाले लोग थे जिन्होंने केदारनाथ के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने की पूरी कोशिश की, पूरी कोशिश की। बताया कि ये हमारे धर्म के ऊपर आघात है, क्योंकि एक मुस्लिम लड़का वो सब कर रहा है। बल्कि ये अच्छी बात थी कि ये मुस्लिम लड़का का कैरेक्टर ऐसा था कि वो भोलेनाथ का भक्त है, ये बल्कि अच्छी बात थी। फिर भी बीजेपी ने ऑब्जेक्शन लिया। जाके न्यूज़ पढ़ लो पुरानी, ज़रूर होगी। बीजेपी के जो पीआर वाले होंगे उन्होंने डिलीट किया होगा, लेकिन कांग्रेस के जो पीआर वाले होंगे उन्होंने वैसे ही रखी होगी। उसके नीचे डेट ज़रूर देख लेना हो, केदारनाथ के रिलीज़ के टाइम की। और यही बीजेपी बाद में ना भूलेंगे ना भूलने देंगे, बीजेपी का वो लगा के वही बिहार इलेक्शन के टाइम पे बिहार का बेटा, बिहार का बेटा, हालांकि 4 या 5 लोगों को छोड़ के वो बिहार का है कि नहीं ये पता ही नहीं था। मैं हूँ, अंकिता है, महेश शेट्टी है और 1-2 लोग हैं जिनको पता था कि सुशांत बिहार का है। बाकी सबको दुनिया भर को तो बोलता था दिल्ली का है। बहुत लोगों को पता ही नहीं था। बाद में पता चला कि बिहार का बेटा, बिहार का बेटा। और बिहार में बिहार इलेक्शन आने की वजह से ये बातें हुई कि ना भूलेंगे ना भूलने देंगे, पोस्टर्स लगा के, ये करके वो करके सारी चीज़ें हुई। मुद्दे को सुशांत सिंह राजपूत का सिर्फ मुद्दा लिया गया। जब वो जिंदा था तब केदारनाथ के नाम पे, और जब वो जाने के बाद उसकी मौत के नाम पे उसको मुद्दा बनाया गया बिहार इलेक्शन में, और बिहार इलेक्शन जीते। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई डिमांड पूरी की, तभी बिहार इलेक्शन जीते नीतीश कुमार जी। उसके बाद सीबीआई, ईडी, एनसीबी, ये सारी चीज़ें सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे महाराष्ट्र में भेजी गई, और महाराष्ट्र में भेजने के बाद सीबीआई ने या ईडी ने या एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ नहीं किया। शिवसेना और कांग्रेस के लोगों को पकड़ना चालू किया, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत इनका सपना था, जो बल्कि अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूँ कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए,
लेकिन इन्होंने क्या किया वो बताना ज़रूरी है। ये देश के लिए अच्छा हुआ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये देश के लिए अच्छा हुआ क्योंकि देश में आज बीजेपी से अच्छी सरकार कोई है ही नहीं, ये भी सच है। लेकिन फिर मैं ये बोल क्यों रहा हूँ, सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि बीजेपी जो आज अच्छा कर रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छा करे, तो उसके खिलाफ भी तो बोलने वाला कोई होना चाहिए ना। मुझे तो देश की फिक्र है, मुझे किसी पार्टी की फिक्र नहीं है, किसी नेता की फिक्र नहीं है, मुझे देश की फिक्र है, मुझे सुशांत सिंह राजपूत के केस की फिक्र है, और जो ऊपर से वो देख रहा होगा उसकी आत्मा की फिक्र है। बाकी दुनिया क्या सोचती है मेरे बारे में मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो ये बीजेपी सुशांत के नाम पे एजेंसीज भेजती है, फिर अनिल देशमुख ये वो करते 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 जब इनका पूरा जोर निकल जाता है एजेंसीज का, तब फिर एकनाथ शिंदे को मिला के सरकार बना लेते हैं। लेकिन यहाँ बात इस बात की है, क्या एजेंसीज उस गवर्नमेंट की है जो गवर्नमेंट सत्ता में है, या एजेंसीज देश की जनता की है जो उनको टैक्स पे करके उनकी सैलरी कर रही है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा भगवान करे ऐसा ना हो कांग्रेस सरकार दिल्ली में आ जाए। लेकिन एक भयानक सपना बोल के मैं आपको समझाता हूँ, अगर एक भयानक सपना समझ लो, कांग्रेस सरकार अगर सत्ता में आ गई दिल्ली में, तो कांग्रेस सरकार उन एजेंसीज का इस्तेमाल करेगी बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी के नेता के भी कोरे चिट्टे निकल जाएंगे जो कांग्रेस के निकल रहे, क्योंकि दूध का धुला कोई नहीं है इधर। जो पॉलिटिशियन बनेगा वो क्रिमिनल ही होगा। और ये सच है, ये सच इसलिए है क्योंकि देश की व्यवस्था ही इस तरह से है कि एक अच्छा आदमी पॉलिटिशियन कंटिन्यू रह ही नहीं सकता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे अडवाणी जी, नहीं अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी। वो बेचारे कवि आदमी, सिंपल आदमी, वो पॉलिटिशियन टिके रह ही नहीं सकते थे, क्योंकि भोला वाला आदमी की जगह नहीं है यहाँ। आदमी चाहिए ही भाई, पॉलिटिशियन मतलब क्रिमिनल होना ही चाहिए, हरामी होना चाहिए, कमीना होना चाहिए। जो आपको बोलना है बोलो, गाली क्यों दे रहा है। लेकिन ये बात सच है, इंडियन पॉलिटिक्स की सिस्टम ही ऐसा है इंडिया का कि यहाँ पॉलिटिशियन ऐसे ही होने चाहिए। तो ये एजेंसीज देश की जनता की है, जो देश की जनता इनको सैलरी देती है अपनी गाढ़ी कमाई से। मिडिल क्लास फैमिली, आज अगर कोई मुंबई की बात करूंगा, अगर कोई विरार में रहता है, वो बेचारा सुबह बैठता है 8 बजे ट्रेन में, और पूरी जान जाने की जोखिम होता है ट्रेन में। कम से कम मेरे हिसाब से 100-200 लोग रोज मरते हैं ट्रेन में, लोकल ट्रेन में। शायद मेरा आंकड़ा इधर उधर हो सकता है नंबर, लेकिन ऐसा है। लेकिन फिर भी वो आदमी बेचारा अपने परिवार की चिंता के लिए, काम काज करने के लिए विरार से बैठता है, चर्च गेट जाता है, दो से ढाई घंटा वो ट्रैवल करता है, बस पकड़ता है, फिर ऑफिस में जाता है, बॉस की सुनता है, काम करता है, परेशान होकर रात को 7 बजे या 6 बजे निकलता है, घर में 9-10 बजे पहुंचता है, और फिर बेचारा 2 टाइम खाना खा के अपने बच्चों से थोड़ा टाइम बिता के सो जाता है। ये उसकी ज़िंदगी चलती रहती है। संडे को एक छुट्टी मिलती है जो उसके साथ, परिवार के साथ, वो भी ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता क्योंकि सैलरी नहीं है। तो ये मिडिल क्लास आदमी फिल्म नहीं देख सकता क्योंकि 600-700 रुपये का तो टिकट है भाई। तो एक पिक्चर देखने का परिवार के साथ मतलब 3,000 का खर्चा, 3,000 का खर्चा कौन करेगा? उसकी सैलरी बेचारी 10-12 हज़ार होगी, क्या करेगा वो? घर का रेंट भरेगा, खाना पीना करेगा, क्या करेगा? 20,000 25,000 होगी, तो भी कोई मिडिल क्लास से ऊपर तो नहीं आ सकता ना। मुंबई में रहने का मतलब है कम से कम 50,000 आपकी सैलरी हो तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, 2 टाइम का खाना खा सकते हो। इतना एक्सपेंसिव है, वो भी आप घर पे खाना बनाते हो तो ये मिडिल क्लास वाला आदमी अपनी गाढ़ी कमाई, अपना 30% गवर्नमेंट को दे रहा है टैक्स, इंडिया को दे रहा है टैक्स, और वो टैक्स में से सैलरी जाती है मुंबई पुलिस, सीबीआई, ईडी, एनसीबी, इन सबको। उसके अलावा भी वो टैक्स देता है। कैसे? अगर वो कोका कोला पेप्सी खरीदता है उसके ऊपर टैक्स लगता है, जीएसटी वीएसटी, खाना खरीदता है जीएसटी वीएसटी लगता है, हर चीज़ पे टैक्स लगता है। यहाँ तक कि गाड़ी खरीदते टाइम रोड टैक्स हम देते हैं, गाड़ी खरीदते टाइम रोड टैक्स अलग से देते हैं, फिर भी हर टोल नाके पे हम अलग से पैसा भरते हैं। प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट करती है, वो ट्रैवलिंग का टैक्स उसमें लगता है, लेकिन फिर अलग से हम लोग अडानी या फिर उसकी ट्रैवलिंग करते हैं तो उसका भी टैक्स अलग लगता है। बिजली का टैक्स गवर्नमेंट लेती है, फिर भी अडानी और ये सब अगर बिजली का लगाते हैं तो उसका भी ऊपर अलग से टैक्स लगता है। हर बार 2 बार टैक्स लग रहा है तुमको। लेकिन ये मिडिल क्लास आदमी जो टैक्स भर रहा है बेचारा मेहनत करके, ये टैक्स है या वसूली है? क्योंकि वसूली कहा जाएगा, क्योंकि बेचारे वसूली वाले, अंडरवर्ल्ड वाले ज़्यादा बेटर है गवर्नमेंट से। क्यों? क्योंकि जब वो वसूली लेते हैं, सुरक्षा की गारंटी लेते हैं आपका, तो ये तीसरा टैक्स, अगर आदमी अमीर बन गया तो। लेकिन वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब अंडरवर्ल्ड का राज था, मैं अंडरवर्ल्ड को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ, अंडरवर्ल्ड का जब राज था
मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर। जब दाऊद उसका ये लेता था, हामी भरता था कि तुमको कुछ नहीं होगा, तो मजाल है किसी की जो पता था। अगर संजय दत्त, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक एग्जांपल बता रहा हूँ, संजय दत्त के ऊपर अगर दाऊद का हाथ है और पता है दुनिया को, तो संजय दत्त के ऊपर कोई हाथ डालेगा ही नहीं, फिर वो गवर्नमेंट हो कोई भी हो, क्योंकि दाऊद का हाथ है। तब अंडरवर्ल्ड का चलता था मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में। तो ज़्यादा सिक्योर तो ये है। एजेंसीज क्या कर रही है? एजेंसीज आपसे टैक्स जरूर लेती है मिडिल क्लास के यहाँ से, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया कौन सा मेहनत का पैसा वो दे रहा है, लेकिन वो मेहनत का पैसा टैक्स देने के बाद वो एजेंसीज किसका सुन रही है? वो एजेंसीज गवर्नमेंट का सुन रही है। वो सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व नहीं करेगी, वो कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए भाई उनको एजेंसीज को भेजा गया था महाराष्ट्र में। तो सुशांत के नाम पे, सुशांत को मुद्दा बना के इन्होंने बिहार स्टेट अपने पास कर लिया और महाराष्ट्र भी आज अपने पास कर लिया। 2024 के इलेक्शन में बीजेपी विन है, लिख के ले लो, लेकिन सुशांत को इंसाफ आज तक नहीं। ये है सच्चाई, बीजेपी और सुशांत। तो आप अभी सोच समझ के लगा सकते हो कि सुशांत को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आज भी मैं ये कहता हूँ, इतना होने के बाद भी, कि देश के लिए बीजेपी से अच्छी गवर्नमेंट नहीं है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या करूँ, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। चलिए, ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे साथ, मैं आपके साथ, न्याय के लिए।